नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड में आने को बीजेपी ने गौरव की बात बताया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि धामी जी प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना बड़े ही गौरव की बात है। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होना बड़ी बात है। निश्चित रूप से बहुत उत्साह का माहौल पूरे उत्तराखंड राज्य में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य लगातार हर क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, चाहे हम खेल के क्षेत्र में बोलें, चाहे विकास के कार्यों में बोलें, रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय खेल हमारे केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य को मेजबान बनाया गया, उत्तराखंड में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ का बजट सरकार जो है पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं, गरीब और अन्नदाता के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे। और आपको बता दें कि क्योंकि राज्य की पूरी तरीके से समृद्ध बनने और पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में हमारा राज्य अग्रणी भूमिका में रहे, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य में जो विकास की संभावनाएं हैं उसको हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमने पहले से ही जो है राज्य पूरी तरह से हमारा समृद्ध हो, हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड योगदान दे। इसमें युवा, महिला, गरीब, अन्नदाता ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सीमांत क्षेत्रों में हम नवाचार पर, एआई को बढ़ाने पर, नई टाउनशिप बनाने पर और जो हमारे समाज कल्याण क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को और हम मजबूत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा आएंगे। आपको बता दें कि मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थान है और आपको बता दें कि सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पीएम ने आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि शीतकालीन यात्रा आने वाले समय में जो है उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए जो है मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, इस बार हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, 4 धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा।
उधर उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को पदोन्नत कर दिया है और पदोन्नति के बाद अब मीनाक्षी सुंदरम प्रमुख सचिव स्तर पर पहुंच गए हैं। दरअसल काफी समय से आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम के प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नत होने को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। ऐसे में इन सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उत्तराखंड शासन ने आईएएस अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम का पदोन्नति से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। मीनाक्षी सुंदरम का जो है पदोन्नति जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अब उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव यहां पर और आईएएस मीनाक्षी सुंदरम प्रमुख सचिव बनी हुई, जिसका आदेश पत्र जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम का प्रमोशन बतौर जो है प्रमुख सचिव यहां पर उधर अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के रामलीला मैदान में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे, जहां वो कथा में शामिल हुए। बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है। भागवत कथा के 6ठे दिन सीएम कथा में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की और इस दौरान कथा के 6ठे दिन कथा व्यास जी के द्वारा गोवर्धन पूजा प्रसंग का व्याख्यान किया गया। साथ ही आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उधर बीजेपी ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर जो है कांग्रेस के विरोध को अनुचितपूर्ण और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और प्रदेश दोनों की आर्थिक के लिए जो है आवश्यक है और मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आमजन की जरूरत को लेकर जो है हमेशा गंभीर रूप से संवेदनशील रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सौगात दी है और इसके तहत उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। देश के हित के लिए कोई अगर अच्छा कार्य हो रहा हो और प्रदेश की जनता के हित के लिए अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उसका हमेशा से विरोध करने की उनकी नीति रही है। और प्रदेश के अंदर जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित के लिए है, प्रदेश सरकार के हित के लिए है। ये दोनों की आर्थिकी के लिए अच्छा है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह अराजकता का माहौल बना करके बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई विरोध नहीं करती है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका उनका विरोध करना एक कर्तव्य सा बन गया है। मुझे लगता है कांग्रेस को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। उधर डीएम देहरादून सविन बंसल ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके फलस्वरूप भिक्षावृत्ति में लिप्त और सड़क पर घुमंतु बच्चों को आम बच्चों की भांति मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। अब बच्चे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने हेतु इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुंचने लगे हैं। एक्सरसाइज है। जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहाँ से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहाँ पे हमारे एनजीओज के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन बृहद स्तर पे नहीं आती है, तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है। और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग
बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। तो जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी फोरसी एन इंक्रीज इन दिस इन्वेस्टमेंट। उधर अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 140 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि बरामद गांजे की कुल कीमत 35 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में यह बड़ी सफलता हासिल की है। पहला मामला देघाट क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक पिकअप और बेलेनो कार से 116 किलो गांजा बरामद किया है। दूसरा मामला बतरौज खान के मोहन क्षेत्र का है, जहां पर बिना नंबर प्लेट की ऑल्टो कार से 24 किलो गांजा बरामद किया है। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि तस्करों से पूछताछ जारी है और उनके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। देखिए, ये 2 अलग अलग केसेस में हमारे, एक तो देघाट थाना पुलिस ने और एक बतरौज खान में, जिसमें दोनों में एसओजी का भी रोल रहा है। सबने मिलकर लगभग 140 केजी के आसपास गांजा, जिसकी अगर हम वैल्यू पता करें तो लगभग 35 लाख से अधिक का है, तो ये बरामद किया है। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और एक अभी फरार है। इसके अलावा हम उसमें जो बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज, जो कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, क्या है, वो भी पूछताछ कर रहे हैं, जारी है। और इसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन। प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर। उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना। जिला नवाचार समिति की स्थापना। उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार। उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक 13 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दुष्कर्म करने में नाकाम रहे आरोपी ने नाबालिग और उसकी मां पर अपने बचाव में घरेलू चाकू से हमला भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि नाबालिग की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और पुलिस ने भी त्वरित और तत्परता दिखाते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नाबालिग और मां पर चाकू से वार भी किया गया है और ऋषिकेश से एक खबर है जहां पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गंभीरता से इस मामले को लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के समापन समारोह का आयोजन नैनीताल में हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, एक खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहां के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचोखींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में
भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 16,000 खिलाड़ी जो खेले, लगभग 435 खेलों में खेले, कुछ जीते कुछ हारे। हार और जीत उसका खेल से कोई मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, यही खेल का संदेश है। इसलिए जो जीते हैं और जो हारे हैं, वो सभी खिलाड़ियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेघालय में आपके लिए एक और मौका है, अगली बार मेडल लेकर आइए, ऐसी मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं। और मैंने वो रिकॉर्ड को बारीकी से देखा है। वो रिकॉर्डों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगाई है। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होना जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कोनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र की टीम और हरियाणा की टीम, ये तीनों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद खेल के वातावरण में ढेर सारा बदलाव आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही मोदी जी ने खेलो गुजरात की शुरुआत करी थी और इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। और देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन, इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज सभी खिलाड़ियों को, विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का एक कोट कहना चाहता हूं, जब दौड़िए तो ऐसे दौड़ो
कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े, मेडल लेकर वापिस आए, ऐसे ही दौड़ो। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत मन के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत के खेलों का भविष्य उज्जवल है। मनसुख भाई ने भारत के खेलों के लिए एक बहुत बड़ी डिजाइन बनाई। मेरी खेलों की रुचि के कारण मैं मनसुख भाई को पूछता रहता हूं। उन्होंने न केवल आयोजन के अंदर हर बार नए कीर्तिमान स्थापित। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर परिवार का हो अपना घर।